आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं और आज एक बड़ी कवरेज के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अनसर्टेनिटी है। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही सवाल का जवाब चाहती है कि आगे क्या होगा। ये जंग जो कि ईरान और इजराइल प्लस अमेरिका के बीच में है, वो कब खत्म होगी। पिछली बार ये जंग 12 दिनों तक चली थी, लेकिन तब अगल बगल के जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरब देश हैं, वो इसमें शामिल नहीं थे। ईरान उन पर भी हमला कर चुका है। तो ऐसे में अब स्थिति और ज्यादा खतरनाक भी हो जाती है और चिंताजनक भी हो जाती है। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के बहुत से बाशिंदे इन सारी कंट्रीज में या तो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई के लिए गए हैं या ज़ियारत के लिए गए हैं। तो भारत के लिए भी इस वक्त ये स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम इन तमाम कंट्रीज से तेल लेते हैं। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में उछाल पर होगी और इससे आप जानते हैं मार्केट पर अलग असर पड़ेगा और इकोनॉमिकली ये पूरी दुनिया पर दबाव डालेगा। ये केवल ईरान और इजराइल प्लस अमेरिका के बीच की बात नहीं रह जाती है। एक और फ्रंट जब खुलता है, क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन है, एक तरफ आप देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और बगदाद के बीच में लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान की, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ अभी नया फ्रंट खुल जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आगे क्या होगा, क्योंकि सबकी ज़िंदगी निर्भर करती है उस देश की जीडीपी पर जहां वो रहते हैं, और ये जीडीपी निर्भर करती है अगल बगल देश के जो हालात हैं उस पर, और ये हालात अनिश्चितता के माहौल में हैं। उधर इराक के बगदाद की ये खबर आप देख लीजिए, ये तस्वीरें देखिए आप। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश की गई है। खामनेई के समर्थकों ने, सुरक्षा बलों ने उनको वहां पीछे धकेलने की कोशिश की। खामनेई समर्थकों पर सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी है क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। इराक में आप देखिए, ये खामनेई के जितने भी समर्थक हैं वो अमेरिका के एम्बेसी के पास पहुंच गए, उसको अटैक करने लगे, उनको पीछे धकेलने की कोशिश हुई। जब नहीं माने तो फिर सुरक्षा बलों को ओपन फायर करना पड़ा। और इस बीच हिंदुस्तान में भी उथल पुथल है। उथल पुथल कहां है? प्री ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स में करीब 7,500 पॉइंट की गिरावट आई है। प्री ट्रेडिंग में शेयर मार्केट धड़ाम होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स करीब 7,500 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो कहा जा रहा है कि ये लगभग 7.5 नहीं, ये बताया जा रहा है कि 9,000 के पार चला गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शेयर मार्केट में भारी उथल पुथल देखी जा रही है। प्री ट्रेडिंग में शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। मैं भारत की बात कर रही हूं। सेंसेक्स करीब 9,000 के आसपास जो है वो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, इस वक्त की स्थिति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? नमस्कार रूबिका, आपको और न्यूज़ 18 के दर्शकों को। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था ही। सैटरडे संडे जो हुआ है, वीकेंड में जो हुआ है, एक्सपेक्टेड था। और इसमें समझने वाली बात ये है कि ये अभी न्यूज़ फ्लो बेस्ड इसको मूवमेंट कहते हैं। और खमीनाई साहब का मारा जाना कुछ मार्केट
में हम ये भी एनालिसिस कर रहे थे शायद मार्केट को उतना ज्यादा नीचे ना ले जाए, थोड़ा सा मार्केट ने फैक्टर किया हुआ था। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे रूबिका खबरें आएंगी वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। ये हो सकता है जल्दी रिकवर भी कर जाए। ऐसे हालात में जब मार्केट गिरता है तो वो रिकवर भी कर जाता है। पर अभी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि ये 4-5 हफ्ते चल सकती है ये युद्ध, तो उसको देख के लग रहा है कि न्यूज फ्लो पे मार्केट ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए कि किस प्रकार से खबरें आती हैं। अगर ये युद्ध और बढ़ता है या और ज्यादा फैलता है तो मार्केट और नीचे जाएगी। अगर युद्ध यहीं तक सीमित रहता है तो मार्केट जल्दी रूबिका रिकवर भी कर सकती है। शरद, कितना पॉइंट अभी नीचे है जब हम बात कर रहे हैं? हम श्योर आपकी आंखें भी स्क्रीन पर होगी। या इस समय हम निफ्टी की बात करें तो 500 से ज्यादा पॉइंट नीचे। हम लोग निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। सेंसेक्स भी 1500 से ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी बहुत जल्दी होगा किसी भी निवेशक को यहाँ से लॉस बुक करना या एंट्री करना। पर यह है कि अच्छा मौका होता है ये लोगों के लिए मार्केट में एंट्री करने का, क्योंकि ये लेवल हमेशा नहीं मिलते हैं मार्केट के। तो जो लोग थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं, हालांकि सलाह वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ले, और उनके लिए एक अच्छा मौका होता है। और सेंसेक्स कितना? सेंसेक्स 1500 पॉइंट से ऊपर इस समय नीचे है। पर अभी रूबिका बहुत जल्दी है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए और मार्केट में कोई भी कदम बहुत जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। मैं बस एक बार अपने आप को करेक्ट कर देना चाहती हूँ। वो 7500 पॉइंट नहीं है, वो 700 पॉइंट के आसपास जो है वो नीचे दिख रहा था। मैं फिर दर्शकों को बता दूं, वो 700 पॉइंट के नीचे दिख रहा था और अब हमें ये जानकारी मिल रही है। शरद, आप ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब जैसे जैसे खबरें इसमें बातचीत की आएगी वैसे वैसे ये रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। खबरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट दो चीजों पे चलता है रूबिका, कभी खबरों पर चलता है, कभी फंडामेंटल्स पे चलता है। इस समय मार्केट प्योरली खबरों पे चल रहा है, तो जो युद्ध की परिस्थितियां न्यूज 18 उसको बखूबी बता रहा है। मुझे लगता है उस पर नजर रखना चाहिए। और अगर ये युद्ध फैलता है, मुझे जो आशंका है रूबिका, जो मार्केट के ज्यादा नीचे जाने की है, अगर रशिया और चाइना इस युद्ध में किसी तरह जुड़ते हैं तो मुझे लगता है मार्केट और नीचे जा सकती है। अगर युद्ध यहीं तक सीमित रहता है, क्योंकि ईरान मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, तो उसको देख के ऐसा नजर आ रहा है कि मार्केट रिकवर भी जल्दी कर सकता है रूबिका। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर दर्शकों को बता दूं, मैं माफ़ी चाहती हूं, वो 7500 पॉइंट नहीं, वो 750 पॉइंट के करीब जो है नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा था और अब जो है वो धीरे धीरे रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। निनाद सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इंटरनेशनल मामलों के जानकार भी हैं, वो सारी स्थिति को बहुत करीब से देख रहे होंगे। निनाद, व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन? क्या लग रहा है ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है? देखिए, अमेरिका और इजराइल ने एक स्पेक्टेकुलर जीत हासिल की है पहले दौर में, पर ये बॉक्सिंग का मैच है, इसमें बड़े राउंड होते हैं। एक बात हमने याद रखनी चाहिए कि आज तक किसी भी देश में सिर्फ एयर पावर से तख्ता पलट नहीं हुआ और ये यहाँ पे भी नहीं होगा। एयर पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे रजीम की टॉप लीडरशिप को मारना, उनकी कैपेसिटी को कम करना, पर अगर आपको तख्ता पलट करना है तो आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होते, या फिर ऐसा चाहिए होता है कि ईरान के खुद के लोग या किसी भी देश को आप टारगेट करें, उसके खुद के लोग खड़े हों और रिजीम चेंज करें। तो मेरे को लगता है कि 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से 2 ऑब्जेक्टिव शायद अमेरिका और इजराइल कर पाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, वो कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए एक ओपन बुक है, वो जहाँ चाहें वहाँ मार सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा, वेस्टर्न ईरान जो है वो 70% ऑयल ईरान का रखते हैं, जो दुनिया का 14% ऑयल है। उसको अगर पार्टीशन करने की कोशिश करे तो वो एक हो सकता है। पर मेरे को लगता नहीं है कि शिया रजीम इतनी वीक है, उसके पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, उसके पास सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है। तो मुझको लगता है कि एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल होगी, जिसमें जैसे इराक में हुआ, बहुत गुट आएंगे, बहुत सारे मिलिशिया आएंगे, ये लंबा चलेगा। ये जितनी ड्रामेटिकली शुरुआत हुई है उतनी ड्रामेटिकली खत्म नहीं होगा। तो कितना टाइम? मेरे को लगता है कि काफी साल लगेंगे। अमेरिका को अपने ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, पर ईरान दिक्कत में आएगा। ईरान का विभाजन हो सकता है, तख्ता पलट मुश्किल लग रहा है। तख्ता पलट नहीं होगा? मुझे लगता नहीं कि तख्ता पलट होगा, विभाजन हो सकता है। कि विभाजन? हाँ, किस चीज का विभाजन? देखिए, तीन प्रोविंसेस हैं जिसमें 80% ऑफ ऑयल है। अगर वहां पे खड़ी करती है अमेरिका कोई एक सिविल वॉर के बाद, सिविल वॉर जैसा हो सकता है। शिया रजीम में अभी भी हिम्मत है, मेरे ख्याल से वो लास्ट कर सकती है। रविंद्र, आपने सुना कि तख्ता पलट नहीं होगा, लेकिन 2 फाड़ हो सकते हैं। शैलेंद्र, इस बीच आपके पास कोई जानकारी आ रही है?
चलिए मैं आती हूँ आपके पास रविंद्र। ओके, हाँ जी, हाँ। देखिए, जो भाग हो सकते हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अभी अभी ऑयल का एक कॉन्टेक्स्ट है जो निनाद जी बता रहे हैं, पर ये भी ध्यान रखिए ईरान में जो उनका बलूचिस्तान, साउथ बलूचिस्तान सस्तान प्रोविंस है, वहां पे सेपरेटिज्म इंसर्जेंसी है, राइट, जो पाकिस्तान से बॉर्डर करता है, ईरान के साइड का बलूचिस्तान। एंड दूसरा, नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वो भी ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं। तो विदाउट डाउट, वंस अगेन, द गुड ओल्ड अमेरिकन एजेंट्स, द गुड ओल्ड मोसाद एजेंट्स, पैसे से, प्रोपेगेंडा से, जो से, ये से, वो से, और इधर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ, वहां से पाकिस्तान साइड में नजर करेगा। मुनीर की अमंग्स मेनी थिंग्स विद अमेरिका एंड ट्रम्प, एक वो भी टॉपिक है कि हम अपना आई साइड में रखेंगे। आपको जो हमारे बॉर्डर से बलूचिस्तान के अंदर जाना है ईरान में, आप भेजिए, करिए, तो वहां प्रमोट करेंगे और होगी, आप देखना, इंसर्जेंसी। भाई ऑब्वियसली जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होगी तो ईरान का जो बलूचिस्तान जो फ्रीडम मांगता है, ऑटोनॉमी मांगता है, वो भी बढ़ेगा। एंड सिमिलरली जो कर्डिश रीजन्स है वो बढ़ेंगे। तो वो एक सेपरेटिज्म की ट्रेंड जाएगी अपार्ट फ्रॉम द ऑयल थिंग। नाउ जहां तक बात रही रेजीम की, या फिलहाल जो है, यस, इट डिपेंड्स कि क्योंकि देखिए, यस, इन सेंस की ढांचा, तो अगर पिरामिड का आपने ऊपर का कुछ पोर्शन काट भी दिया है, पर पिरामिड कट के एक क्या ट्रेपीजियम बन गया है ज्योमेट्री याद करते हुए, राइट। तो और रेवोल्यूशनरी गार्ड है, याद रखिए, रेवोल्यूशनरी गार्ड बना था केवल और केवल रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट। और सेकंड लाइन तैयार की थी खamenei ने अपने बाद, उनको भी खत्म कर दिया गया है। तो अब कहाँ है वो? अमेरिका की तरफ से कहा भी कि हमने तो कुछ पोटेंशियल लीडर्स के नाम तय किए थे, हमने तो लिस्ट बनाई थी, लेकिन उसके बाद हमारा जो अटैक है वो इतना सक्सेसफुल रहा कि वी डोंट थिंक वी नीड एनी सॉर्ट ऑफ चेंज नाउ। No, you're absolutely right. I mean, yes, they don't need from the top level perspective, but बात है कि पूरा ढांचा जो है, सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनकी सारी जो स्टाफिंग है, जो कंट्रोल है, वो तो फिलहाल शायद रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड इस रेजीम के फेवर के लोगों की है। ओके, अब बात यह है कि कितना सड़कों में प्रोटेस्ट निकलता है अगेंस्ट द रेजीम, कोट अन कोट। एंड आई डू एग्री एंड आई अंडरस्टैंड कि केवल एयर पावर से रेजीम चेंज नहीं होती, बट एयर पावर से अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये भी है, और हो सकता है कि इतना कयास कर दो, एक लेयर गाड़ी है, दो लेयर और ढाओ, तीसरी लेयर ढाओ, और अटैक करते रहो, सारी सर्विसेज कयास में आ जाए, पुलिस स्टेशन साढ़े उड़ा दो। इस समय यही तो कर रहा है अमेरिका और इजराइल इस समय जो टारगेट्स बना रहे हैं। अब वो दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग लाइक टेलीविजन स्टेशंस, ओके, जो कि स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि सिविल या सिविल मिलिट्री या सिविल ओब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल या मैनेज करती। जब इतना कयास होगा, हाँ, तो इस कयास में, और इनको क्या फर्क पड़ता है, इस कयास में लोग लड़े मरे आपस में, 3 महीने 6 महीने हो, उससे निकल के जो आए वो एक नया निकल के आएगा रूप। नहीं, पर उससे हमारे देश पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उससे ओवरऑल जो दुनिया की इकोनॉमिक चक्का है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ, पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, नो डाउट, विदाउट डाउट पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, कुछ के रेशियो को समझना चाह रही हूँ, कुछ मतलब कुछ में डिपेंड करेगा दो चीज पे। एक, ईरान के अंदर जो होता रहा है, जितना ज्यादा वायलेंस हो, कयास हो, उसका दुनिया में ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ। पर फर्क तब पड़ेगा अगर ईरान सक्सीड्स इन डैमेजिंग गल्फ स्टेट्स में, दुबई, कुवैत, कतर में, अगर यहाँ ये डैमेज करते में सक्सेसफुल होता है इनकी ऑयल फैसिलिटीज को। देखिए, अमेरिकन एसेट्स जो है, मानो दुबई में, अभी तो इन्होंने बेसिस पे बात हो रही है, आप ही बता रही थी, करीब 150 मिसाइल फेंके, उनमें से 150 तो इंटरसेप्ट हो गए, 15 समुद्र में गिरे, वो तो मिसाइल्स थे, बट ड्रोन्स भी तो थे उनमें। मानिए एवरेज होता है 5 से 8% ड्रोन्स वगैरह सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि दुबई में हम देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट पे गिरे। तो अभी केवल अमेरिकन बेसिस पर ही अटैक नहीं, अटैक बढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग इन ऑन ऑयल कंपनीज जो अमेरिकन ओन्ड है। और अमेरिकन ओन्ड ऑयल कंपनीज आपकी कौन फिलिप्स है, शेवरॉन है, एक्सॉन है इस रीजन पे। अगर उनके एसेट्स पे और अटैक्स हुए, हाँ, तब ये दुनिया को फर्क पड़ेगा। अदरवाइज ईरान तो ऑलरेडी दुनिया की इकोनॉमी से कटा हुआ है। ईरान के अंदर जितना भी हो, पीपल रनिंग अराउंड लाइक चिकन विदाउट अ नेक, लड़ते रहे, मरते रहे, इनको क्या, ये तो बीच बीच में बस अपना नहीं, रविंद्र, जब मैं ये कह रही हूँ इस वॉर में, तो फिर इस आप ये जो अगल बगल के जो देश है, ये भी तो अब इसमें लिप्त हो गए हैं ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईरान भाई, अब दुबई भी आ गया, अब अबू धाबी भी आ गया, उसके ऊपर भी तो अटैक हो रहे हैं ना। हाँ,
नो सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ईरान के अंदर जो होता रहा है उसका दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन एनी केस ईरान का ऑयल टेक्निकली दुनिया मार्केट में नहीं था, हाँ, बट ब्लैक में जा रहा था चाइना को, ठीक है, वो एक अलग एलिमेंट है। तो चाइना अगर वो नहीं खरीद पाएगा तो चाइना वर्ल्ड में रेगुलर मार्केट में ऑयल खरीदने आएगा तो तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ेंगी। बट ज्यादा फर्क जो पड़ेगा एग्जैक्टली टू योर पॉइंट कि अगर इन गल्फ स्टेट्स में ईरान सक्सीड्स इन डैमेजिंग नॉट ओनली इफ नॉट डैमेजिंग और बट उसकी स्ट्रैटेजी तो मुझे ऐसी लग रही है कि हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बिल्कुल भाई उसने जो पहला अटैक उसने इजराइल पर किया, दूसरा जो अटैक किया उसने बिल्कुल लगे हुए अपने आसपास के देशों पर किया, और उसी से स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई थी कि देखो ऐसा मत समझना कि मैं ही खत्म होने वाला हूं, अगर मैं खत्म होता हूं तो तुम्हें भी लेकर खत्म हो जाऊंगा। एंड रुबिका जी दैट्स वेरी लॉजिकल। इजराइल दूर ज्यादा है ईरान से, इजराइल की एयर डिफेंसेस ज्यादा बेहतर हैं, तो इजराइल पे जब अपने, और इनके पास इतने लंबे डिस्टेंस के मिसाइल्स भी कम है, वहां पर ये मारेंगे 100, उन 100 में से 2 गिरेंगे शायद, राइट, यहां, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस मारने पड़ेंगे। ये जो है आपका दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये आपके फिजिकली ज्योग्राफिकली बहुत क्लोजर है। यहाँ पर आपके छोटी रेंज के मिसाइल जो आपके पास ज्यादा है वो जा सकते हैं, आपके ड्रोन्स भी ज्यादा जा सकते हैं। पर मैं रविंदर ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप इसे लॉजिकल क्यों कह रहे हैं भाई? अब ये तो तेरी लड़ाई है, तू जानना। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए, अगर मेरे को, आप कोड देखिए ना, अगर मेरे को 100 मिसाइल मार के इजराइल पे मेरे केवल 2 हिट करते, हाँ। उसके बदले अगर मैं अपने आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट है, हाँ। क्योंकि मेरे पे अटैक तो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं ना, हाँ। तो जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट है, दुबई में, कतर में अमेरिकन बेसिस है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज है, अमेरिकन एम्बेसीज है, इजरायली एम्बेसीज है, नहीं तो ट्रम्प इंटरनेशनल टावर है। ठीक है, मैं समझ गई। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में रविंदर ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये जंग है, जंग में सब जायज है, मैं अपनी देखूंगा, मैं कैसे अपने बचा सकता हूं अपने आप को, मैं वही स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। तो ईरान ये सोच के चल रहा है, तो फिर उसके बाद ये इंसानियत और हमें अपनी पहचान और अपनी ये और अपना वो बचाना, मतलब ये फिर सारे डायलॉग्स वगैरह सब खत्म कर देने होंगे। नाउ देन डू, फिर आप ये कह दीजिए कि फिर हम भाई इस्लाम का परचम और रिलीजियस आइडेंटिटी, फिर ये सब पीछे आ जानी चाहिए, देन इट बिकम्स अ जियोपॉलिटिकल थिंग, राइट? नो, इट इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग, द सेम, सी इट्स अ रिवर्स थिंग, मिरर है। इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल और ट्रम्प क्या कर रहे हैं, वो तो क्रिश्चियन दुनिया बनाने को चले, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम हमारा रिलीजन तुमसे सुपीरियर है, तो आप ईरान को क्यों कटघरे में अलग खड़ा कर रहे हैं? बात यह है कि बोथ पार्टीज आर अ मिरर टू ईच अदर, जिसको जहां मौका मिलेगा दूसरे के इंटरेस्ट को हर्ट करने को करेगा, मारेगा। आप मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मानिए मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ कम है, मेरे पास मिसाइल्स कम है, मेरे को पता है इजराइल की एयर डिफेंस बेहतर है, तो मैं वहां टारगेट करना चाहूंगा ना। अब जो ट्रम्प का गोल्फ कोर्स है मानिए दुबई में, हाँ। उसकी एयर डिफेंस ऐसी तो नहीं होगी आयरन डोम वाली जो कि टेल अवीव में है। मैं अगर ट्रम्प के गोल्फ कोर्स को दुबई में हिट करूंगा, विच इज अ ट्रम्प नॉट प्रॉपर्टी, ट्रम्प का फ्रेंचाइज है, बट मैं कम से कम कुछ तो डैमेज कर रहा हूं अपने दुश्मन को। तो अब आपको ये देखना है ना कि आप किसको कहां डैमेज कर सकते हैं। वो ये वाली बात होगी निनाद के वो राक्षस की जान जो है वो तोते में है, तो जितना तोते पर आप हमला करोगे उतना राक्षस को दर्द होगा। मतलब ये अब खुदा के वास्ते से अन्यथा मत लीजिए, मैं किसी को राक्षस नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब सामने वाला कोई है और उसकी जान तोते में है तो आप उसे दबोचिए भाई।